कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी के सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो आज हम क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट दोनों के बारे में पढ़ते हैं। वेलकम टू सनराइज क्लासेस। देखिए, चैप्टर नंबर 10 और फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1। क्या नाम है इसका? प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, रिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। आइए हम बात करते हैं इस चैप्टर की। देखिए, सबसे पहले लाइट क्या होता है। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये एक भाई साहब हैं, बल्ब भाई साहब हैं। देखिए, बल्ब भाई साहब हैं, ये स्विच में लगा करके कहते हैं देखो हम लाइट दे रहे हैं। कहने का मतलब क्या है? लाइट क्या है, प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे वस्तुएं आसानी से दिखाई पड़ती हैं। भाई, ये प्लग जो है बल्ब ने खुद स्विच में लगाया है और प्रकाश दे रहा है। इसी से हमें क्या करती हैं, वस्तुएं दिखाई पड़ते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे वस्तुएं आसानी से दिखाई पड़ती हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। ये देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे वस्तुएं आसानी से दिखाई पड़ती हैं। क्या कहलाता है? प्रकाश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रकाश का परावर्तन देखिए भाई, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी की सारी चीजें, ये है, ये माचिस, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब क्या है? ये सब हमारे क्या है? प्रकाश है, प्रकाश के स्रोत हैं जहां से हमें प्रकाश मिलता है। फिर हम पढ़ते हैं प्रकाश के गुण। क्या होते हैं प्रकाश के गुण? नंबर 1, प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गति करता है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट गुण इसका क्या है? प्रॉपर्टीज क्या है लाइट की? प्रकाश की गति के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ये जिस भी माध्यम में जाएगा वहां आसानी से ट्रेवल कर सकता है। इसीलिए कहते हैं प्रकाश के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। थर्ड है, प्रकाश की सर्वाधिक चाल कहाँ होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है स्कूल में कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है? वो होती है निर्वात में। प्रकाश की चाल होती कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये प्रकाश की चाल होती है। अब हम पढ़ते हैं प्रकाश के स्रोत। प्रकाश के कितने स्रोत होते हैं? तो प्रकाश के 2 स्रोत होते हैं। नंबर 1, दीप्त वस्तुएं, जिसको प्रदीप्त वस्तु भी कहते हैं। क्या होता है ये? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न करती हैं, मतलब प्रकाश ऑटोमेटिक उत्पन्न करती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे दीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे चंद्रमा हो गया, सूरज हो गया, बल्ब हो गया। ये सारी की सारी चीज, चंद्रमा हो गया, सूर्य हो गया, बल्ब हो गया, ये सभी की सभी चीजें क्या कहलाती हैं? दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अदीप्त वस्तुएं क्या होती? ऐसी वस्तुएं जो प्रकाश स्वतः उत्पन्न नहीं करती, बल्कि दीप्त वस्तुओं के प्रकाश से वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं, उसे अदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, हम लोग हो गए, तो हम लोग कैसे दिखाई पड़ते हैं? भाई, जब बल्ब की रोशनी हमारे ऊपर पड़ेगी तभी तो हम दिखाई पड़ेंगे। मेज अंधेरे कमरे में रखी हुई है, ऐसे नहीं दिखाई पड़ेगी। अगर बल्ब जाकर के लग जाएगा और बल्ब ऑन होगा तो लाइट सारे कमरे में फैल जाएगी, जिससे हमारी वस्तुएं आसानी से दिखाई पड़ेंगी। फिर पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है,
प्रकाश की ऐसी घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। और ये है रिफ्लेक्टेड रेज। भाई प्रकाश आया और टकराने के बाद इधर चला गया, इसी को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी या पॉलिशदार सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाने की घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। फिर आता है प्रकाश के परावर्तन के गुण, नियम। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। सबसे पहला नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अगला है आपतन कोण की आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये है हमारी इंसिडेंट रेज, आपतन कोण, आपतित रेखा, ये है परावर्तित रेखा। तो इसके बीच में यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कोण क्या कहलाएगा? आई। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कहलाएगा आर। आई का मतलब होता है इंसिडेंट और आर का मतलब होता है रिफ्लेक्टेड। इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल क्या होता है? दोनों बराबर होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की ऐसी घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश की ऐसी घटना क्या कहलाती है? प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। यहाँ पे देखते हैं, ऊपर हमारा एक माध्यम है और नीचे हमारा दूसरा माध्यम है। और जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश लाइट इंटर करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। आइए देखते हैं। देखिए भाई, ये हमारी इंसिडेंट रेस है, आपतित किरण है। इसे जाना बेटा तो इस डायरेक्शन में चाहिए, लेकिन इस डायरेक्शन में ना जाकर के ये अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, इधर चली जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? इसे ही कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसे ही क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पे ये जो हमारा है ये है आपतन कोण और नीचे वाला जो है वो है अपवर्तन कोण। ये अपवर्तन कोण आर। आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात क्या होता है? नियत होता है। इसे कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम है। पहला नियम है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब ये तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम है कि आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है सदैव नियत रहता है। अर्थात साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है? नियत रहता है, आई होता है। साइन आई अपॉन साइन आर ये क्या होता है? एन होता है। एन क्या है? एन एक नियतांक है। आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करते हैं प्रतिबिंब। ये प्रतिबिंब, इसको इंग्लिश में इमेज कहते हैं। ये है क्या? प्रतिबिंब बनता कहाँ है? प्रतिबिंब वहां बनता है जहां पे जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित प्रतीत होती हैं, वहीं पे हमारा प्रतिबिंब बनता है। आगे बढ़ते हैं। प्रतिबिंब हमारे कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और दूसरा होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरण वास्तव में प्रतिच्छेदित होते हैं। और आभासी कब बनता है? जब वास्तविक प्रतिच्छेदित नहीं होती, प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। इसमें प्रतिच्छेदित होती ही होती हैं और इसमें प्रतिच्छेदित नहीं होती, प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। इसे पर्दे पर लिया जा सकता है लेकिन इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा? वो उल्टा बनेगा।
और जो आभासी प्रतिबिंब होंगे वो हमेशा सीधा बनेगा। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? नंबर 1, आभासी बनेगा और सीधा बनेगा। डायरेक्ट इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसा बनता है। आभासी बनेगा, सीधा बनेगा। प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर ही बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु से दर्पण की दूरी होती है। और प्रतिबिंब जो होता है पार्श्व परिवर्तित होता है। आइए देखते हैं। ये हमारा बेटा प्लेन मिरर है। ये यहाँ पे हमारी वस्तु रखी है, तो यहाँ से प्रकाश डायरेक्ट यहाँ जाएगा, फिर रिफ्लेक्टेड होकर इधर आएगा, तो हमारा यहाँ पे इमेज बनेगा। कैसा बना? ध्यान से देखो, यहाँ पे कैसा बना? जैसी वस्तु वैसा प्रतिबिंब। जितनी दूरी पर वस्तु बन रहा है उतनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा। आभासी बन रहा मतलब सीधा बनना, उल्टा बनता तो वास्तविक होता, सीधा बनना तो आभासी होगा। आगे देखते हैं गोलीय दर्पण, कर्व्ड मिरर। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर तथा बाहर की ओर वक्रित होता है। वक्रित मतलब घुमावदार होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है वो अवतल कहलाता है, और जो बाहर होता है वो उत्तल कहलाता है। यहां देखो, ये हमारा गोला है, यहाँ पे केंद्र है, तो केंद्र की ओर जो झुकाव होगा वो कहलाएगा अवतल दर्पण। और ये केंद्र की ओर नहीं, यहाँ पे एक चीज और कह सकते हैं, यहाँ पे पॉलिशिंग की गई है। यहाँ पे जो पॉलिश है वो केंद्र के बाहर की गई है, और यहाँ केंद्र से अंदर की ओर पॉलिशिंग की गई। तो अवतल दर्पण में पॉलिश बाहर किया जाता है और उत्तल दर्पण में पॉलिश अंदर किया जाता है। बात करते हैं दर्पण की। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। गोलीय दर्पण में महत्वपूर्ण प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द होते हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आते हैं डायरेक्ट, तो इन्हें हमें पढ़ना जरूरी हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं कि ध्रुव क्या होता है। ध्रुव मतलब पोल। पोल क्या होता है? गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जो गोलीय दर्पण का परावर्तक तल होता है उसका जो मेन केंद्र होता है उसे ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के तल पर स्थित होता है और इसे P से निरूपित किया जाता है। सेकंड है मुख्य अक्ष। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली एक सीधी रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। फिर है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? गोलीय दर्पण का परावर्तक तल जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या क्या कहलाती है? दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लास्ट है मुख्य फोकस। इंपॉर्टेंट सवाल है। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकार मिलती हैं तथा परावर्तित होती हुई प्रतीत होती हैं। प्रतीत बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं या प्रतीत होती हैं, वही क्या होता है? वही हमारा मुख्य फोकस कहलाता है। गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी ही क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। फोकस दूरी को हम किससे लिखते हैं? F से। आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि अगर हम वस्तु को अनंत पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? हमारा प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। कैसा बनेगा? बहुत ही छोटा बनेगा। प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक और उल्टा। अगर हम C पर रखें, C पर अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखें तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा।
अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब भी हमारा वक्रता केंद्र पर बनेगा, समान आकार का बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। अगर हम वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। नेक्स्ट है, अगर हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, बहुत ही बड़ा बनेगा और वास्तविक था उल्टा बनेगा। अगर हम कहाँ रखते हैं? ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो दर्पण के पीछे बनेगा, विवर्धित बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। आइए हम एक एक करके बात करते हैं। यह है हमारे चित्र, यह है हमारा पहला चित्र और यह हमारा पहला मैटर। जब वस्तु अनंत पर होगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनेगा, और जब हम वस्तु को अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे तो हमारा प्रतिबिंब फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से छोटा बनता है। और थर्ड स्टेप है हमारा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो प्रतिबिंब, देखो वस्तु भी यही है, प्रतिबिंब भी यही है, तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर होगी तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर वास्तविक उल्टा और वस्तु के बराबर बनता है। आगे बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट 3 पॉइंट आते हैं कि अगर वस्तु को वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच में रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनेगा। यह है इसका चित्र। यदि हम वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा बेटा? तो उसका प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। कैसा? बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। लेकिन अगर हम वस्तु को फोकस और अनंत के बीच में रख, फोकस और सॉरी भाई, यहाँ फोकस अनंत नहीं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे ध्रुव होगा। यदि हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे सीधा बनेगा, सीधा मतलब आभासी बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा। राइट, आगे बढ़ते हैं। अवतल दर्पण का प्रयोग, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग दंत विशेषज्ञ करते हैं। दांतों को बड़ा देखने के लिए दंत विशेषज्ञ इसका इस्तेमाल करते हैं। शेविंग करते समय इसका प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? वस्तु खुद को बड़ा देखने के लिए। ध्यान रखना, अगर कहीं पर भी किसी भी वस्तु को बड़ा देखना है तो वहां पर प्रयुक्त होने वाला दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। वाहनों की हेडलाइट में इसका प्रयोग करते हैं जिससे शक्तिशाली किरण पुंज प्राप्त हो सके और वस्तुएं आराम से दिखाई पड़े। नेक्स्ट होता है उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार। इसमें दो ही इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा और कैसा बनेगा? अत्यधिक छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का बनेगा, आभासी तथा सीधा। और अगर अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब ध्रुव तथा फोकस के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। ये हमारे दोनों आरेख आप लोग ध्यान से देख लीजिए और बना लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? देखिए, उत्तल दर्पण का प्रयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर अपने पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका? उत्तल दर्पण का। अगला है, दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। आगे देखते हैं। इंपॉर्टेंट रूल है भाई, ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है कभी ना कभी। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाता है हमारे यहाँ पे सवाल पूछा जाएगा कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है, बताओ। तो फोकस दूरी तथा वक्रता केंद्र के बीच में संबंध क्या हो जाएगा? F बराबर R/2। इंपॉर्टेंट सूत्र है भाई, नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। अब अगला है UVF में क्या संबंध है? क्या संबंध है UVF में?
1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। कब? ये होता है सिर्फ दर्पण के लिए। नेक्स्ट होता है आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? m बराबर होता है -v/u या I/o, जहां पे -v क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, u क्या है? वस्तु की स्थिति, और I क्या है? प्रतिबिंब का आकार है, कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, और O क्या है? ये वस्तु का आकार है। ये 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसका इस्तेमाल हम करते हैं दर्पण के लिए और इसका इस्तेमाल करते हैं हम लेंस के लिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। एक बार फिर से देख लेते हैं। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है? f बराबर एक मिनट, एक सेकेंड, हाँ अब देखते हैं। f बराबर r/2। ये क्या है? ये है हमारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध। अगला है दर्पण के लिए 1 UVF में संबंध 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये है दर्पण के लिए। ठीक है। जबकि अगर बात हम करें लेंस की, तो लेंस के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? लेंस के लिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस। यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ये हो जाएगा हमारे लेंस के लिए 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। नेक्स्ट देखते हैं आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? सूत्र इसका आवर्धन बराबर m बराबर होता है -v/u या I/o। I क्या है? I है प्रतिबिंब का आकार, O क्या है? वस्तु का आकार, V क्या है? प्रतिबिंब की स्थिति, U क्या है? U है वस्तु की स्थिति, मतलब कितनी दूरी पर वस्तु रखा गया है, और V कितनी दूरी पर प्रतिबिंब बन रहा है। आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनेंगे हम कि अवतल दर्पण की अगर बात करें, अवतल दर्पण की बात करें चाहे लेंस की बात करें, इसकी फोकस दूरी हमेशा ध्यान रखना क्वेश्चंस में माइनस आएगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा माइनस आती है, और वस्तु की स्थिति मतलब यू भी हमेशा माइनस होगा। जबकि उत्तल दर्पण तथा लेंस में फोकस दूरी प्लस की आएगी और वस्तु की स्थिति वी यू माइनस में आएगा। वी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस बदलता रहता है। आगे बढ़ते हैं। बस हमारी क्लास यहीं तक है आज की, और अगर हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।